उसके बाद इसी में आप लिखेंगे कूलम्स लॉ के लिए कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स whereas the electric field is produced by a scalar source. ब्रैकेट में लिखेंगे द चार्ज एलिमेंट dq. द चार्ज एलिमेंट dq. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. The direction of electric field is along the direction of electric field is along the displacement vector joining source and field point. किसी भी पॉइंट में अगर प्रॉब्लम है तो पहले आप नोट करिए, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं. बिटवीन सोर्स एंड फील्ड पॉइंट, whereas the direction of magnetic field is perpendicular to the plane containing displacement vector r vector and current element I dl वेक्टर. ठीक है, सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ. थर्ड मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा ये. थर्ड में नोट करें, इन बायट-सावर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in Biot-Savart law, the magnitude of magnetic field is proportional. The magnitude of magnetic field is proportional to the sine proportional to the sine of angle is proportional to the sine of angle between ideal vector and r vector. Angle between ideal vector and r vector. Ideal vector and r vector. Whereas in Coulomb's law, there is
नो सच एंगल डिपेंडेंस, देयर इज नो सच एंगल डिपेंडेंस। कूलम्स लॉ में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए डिफरेंस के। अब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट समझ लीजिए बेहद आसान है। द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स आई डीएल वेक्टर। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर सोर्स से प्रोड्यूस होता है। वेक्टर सोर्स क्या है? वो जो हमने करंट एलिमेंट आई डीएल वेक्टर देखा था, हमने कल ये देखा था लास्ट क्लास में कि ये हमारा इधर मैंने एक लाइन बनाई थी और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा करंट का एलिमेंट ले लिया था बेटा डीएल, छोटी सी लेंथ का टुकड़ा ले लिया था डीएल। ये वायर ले ली थी हमने एक्स वाई, कोई भी कंडक्टिंग वायर जिसको हमने कंडक्टर बोल दिया था। और यहाँ पर एक पॉइंट था पी, पॉइंट पी को हमने ऐसे दिखाया कि एक मतलब छोटा सा सर्कल बना के बीच में क्रॉस बना दिया पॉइंट पी, और डीएल का यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज आर वेक्टर, और आइडियल की डायरेक्शन लगभग लगभग ऐसे है। तो आइडियल और इसके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। करंट आई इज फ्लोइंग लाइक दिस। डीएल तो इसकी लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन आई को अगर डीएल में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो करंट एलिमेंट बन जाता है। तो पहली चीज आप ये देखिएगा कि इसमें ये था कि द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली कौन सी चीज है? ये सोर्स है। तो जहां से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होता है दैट इज कॉल्ड सोर्स पॉइंट। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना होता है दैट इज कॉल्ड फील्ड पॉइंट। दोबारा से समझिएगा, जिस पॉइंट से मैं ये चाहता हूं कि इस पॉइंट से यहां तक कितना मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट की वजह से, तो जिस पॉइंट की वजह से मेरे को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड दैट इज कॉल्ड माय सोर्स पॉइंट। और जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है दैट इज कॉल्ड फील्ड पॉइंट। और दोनों के बीच का जो वेक्टर है वेक्टर डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर। ठीक है। अब whereas the electric field is produced by a scalar source। इलेक्ट्रिक फील्ड एक छोटे से स्केलर सोर्स यानी कि चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो वो डी क्यू जो एक स्केलर सोर्स है वो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो पहला डिफरेंस तो ये था बेटा, ये क्लियर हो गया? बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। उसके बाद हाँ जी ओके। उसके बाद सेकंड डिफरेंस देखिए। सेकंड डिफरेंस है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग सोर्स पॉइंट एंड फील्ड पॉइंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सोर्स पॉइंट और फील्ड पॉइंट होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये कहा कि यहाँ पर एक डी क्यू है और यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट पी है। तो डी क्यू और पी के बीच में हम ये कहेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डी क्यू से पी की तरफ होती है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग सोर्स एंड फील्ड पॉइंट। तो जिसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ वो तो डी क्यू है पॉइंट चार्ज, और जिस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ वो फील्ड पॉइंट है। तो सोर्स पॉइंट और फील्ड पॉइंट के बीच में कोई वेक्टर लाइन जो उसको ज्वाइन करती है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इट इज परपेंडिकुलर टू आइडियल वेक्टर एज वेल एज दिस आर वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये तो इस प्लेन में है, ये तो इस प्लेन शीट ऑफ पेपर पर है जो आइडियल वेक्टर बना हुआ है और आर वेक्टर बना हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? होल्ड दिस करंट कैरिंग एलिमेंट लाइक दिस। तो जो मेरी स्विल्ड ऑफ फिंगर्स है वो इनटू द पेज है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई इनटू द पेज। इनटू द पेज का मतलब क्या है कि वो इस डीएल वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि पेज तो ये हो गया और अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इस डीएल पर भी अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि वो डीएल के भी परपेंडिकुलर है। और आर वेक्टर ऐसे बना हुआ है तो आर वेक्टर पर भी वो परपेंडिकुलर है क्योंकि अंदर की तरफ जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे दोनों एलिमेंट्स के परपेंडिकुलर होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फील्ड पॉइंट, सोर्स पॉइंट और फील्ड पॉइंट के बीच में जो वेक्टर बनता है वो उसकी डायरेक्शन में होता है। समझ गया डिफरेंस? दूसरा दूसरा डिफरेंस क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी। तो वो अब हाँ जी बोलो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर पेज की तरफ जा रही है इसीलिए वो डीएल के भी परपेंडिकुलर और आर के भी। आर की भी परपेंडिकुलर है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर ये समझाता हूँ कि ये बुक है मेरे पास, ठीक है। तो ये एक प्लेन शीट ऑफ पेपर है। तो हमारा सोचिए कि ये डायग्राम मैंने इसी पर बना रखा है, ये डायग्राम इसी पर बना रखा है, तो मेरा डीएल वेक्टर भी यहीं पर है।
और मेरा आर वेक्टर भी यहीं पर है, वो कहीं पर भी हो, वो चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, कहीं पर भी ऊपर है तो इसी प्लेन पर। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि इस बुक के अंदर की तरफ जा रहा है, तो वो यहाँ पर इस प्लेन पर कोई भी चीज आप बना लीजिए उस पर परपेंडिकुलर ही होगा। तो इस प्लेन पर ही ये बना हुआ है डीएल, यानी कि करंट एलिमेंट, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसके भी परपेंडिकुलर है। और इसी प्लेन शीट ऑफ पेपर पर आर वेक्टर भी बना हुआ है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसके भी परपेंडिकुलर है। समझ गए? यस सर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है कि मैं इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो मैं चार्ज और पॉइंट को, इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती है। तो ये डायरेक्शन वाला एक डिफरेंस हो गया दोनों में। समझ गए? यस सर। ठीक है जी। अब थर्ड देखिए, थर्ड बेहद आसान है। थर्ड आप ये देखिए कि जो हमारा बायट सावर्ट लॉ है, बायट सावर्ट लॉ इज डीबी इज इक्वल टू आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फॉर्मूला है जो कि कूलम्स लॉ से आया है, कूलम्स लॉ में तो कहीं कोई एंगल नहीं है, थीटा है ही नहीं। तो इन कूलम्स लॉ देयर इज नो सच एंगल डिपेंडेंस, उसमें तो एंगल पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। जबकि बायट सावर्ट लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, वो उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि कूलम्स लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। समझ गए? सभी को क्लियर है? बताइए। Yes, sir. हर्ष, अभिनव, Yes, sir. अनुभा, आर्यन, एकांश, ईशान, मिलन, नयन, सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। Yes, sir. चलिए, अब इसी पर एक न्यूमेरिकल देखता हूं मैं, यहां पर लिख रहा हूं। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है इसलिए इंपॉर्टेंस इसकी है, तो न्यूमेरिकल नोट करें। न्यूमेरिकल है एन एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर an element delta L vector is equal to xi cap is equal to xi cap delta xi cap, sorry, is equal to delta xi cap is placed at the origin is placed at the origin and carries a large current I is equal to 10 ampere. Full stop. What is the magnetic field on the y-axis? What is the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meter? At a distance of 0.5 meter, full stop, delta x is equal to 1 centimeter. Delta x is equal to 1 centimeter. अब देखिएगा यहां पर दिया एन एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप। तो इससे एक चीज समझ में आ गई, ये जो आई कैप दे रखा है, आई कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर ये करंट एलिमेंट था, ये ऐसे था, तो यहाँ पर जो करंट एलिमेंट है दैट इज अलोंग, उस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला इसमें ना मैं एक सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लूंगा। तो ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया एक्स, और ये हो गया एक्स डैश। इन्होंने बोला एन एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। तो एक एलिमेंट ना ओरिजिन पर रखा गया है, तो उसकी कुछ लेंथ तो है, दे रखा है ना, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हम उसको कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे
डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के आधा सेंटीमीटर इधर हो और आधा सेंटीमीटर इधर हो, ये मेरा वो एलिमेंट हो गया। ठीक है, अपने समझने के लिए हमने इसको थोड़ा डार्क करके दिखा दिया इस एलिमेंट को। तो दिस इज डेल्टा एक्स। किसी भी बच्चे के मन में ये डाउट ना रहे कि मैंने इसको एक्स एक्सिस के अलोंग लिटा क्यों दिया, एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने इसको अलाइन क्यों कर दिया। उसका रीजन है कि जो एलिमेंट है डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप दे रखा है, मतलब वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा। पहली चीज, उसकी लेंथ इन्होंने 1 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो गिवन डेल्टा एल इज इक्वल टू यही मेरा डीएल है, यानी कि डेल्टा एक्स यही है 1 सेंटीमीटर के बराबर। 1 सेंटीमीटर को मैं 1 सेंटीमीटर ना बोलकर बेटा मैं बोलूंगा इसको 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे 10⁻²मीटर। तो जो हमारा एलिमेंट है उस एलिमेंट की लेंथ को हम डीएल लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई I sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इससे कंपेयर करके देखते जाना इसको आप। अच्छा, करंट की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 एम्पियर। तो जो जो वैल्यूज हमको दे रखी है पहले वो वैल्यूज में लिखूंगा। तो बेटा ये हो गया I इज इक्वल टू 10 एम्पियर, है ना। ये वैल्यू दे रखी है हमको, I इज इक्वल करंट की वैल्यू दे रखी है। I हो गया, DL हो गया, μ0/4 की फिक्स वैल्यू होती है 10⁻⁻7। ठीक है, अब R क्या है, करंट एलिमेंट में और जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड R, वो R होता है। तो इन्होंने बोला है एन एलिमेंट दिस is placed at the origin and carries a large current 10 ampere. What is the magnetic field on the y-axis? Magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 मीटर। यानी कि ये जो R है ये है 0.5 मीटर। ऑन वाई एक्सिस निकालना है, ऑन वाई एक्सिस निकालना है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए डीएल में और आर वेक्टर के बीच में बेटा एंगल कितना हो गया, बता देंगे। जैसे यहाँ पर डीएल और आर वेक्टर के बीच में एंगल होता था थीटा, तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया बता दोगे। 90। बहुत बढ़िया, 90 डिग्री, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हो गया आर इज इक्वल टू 0.5 मीटर। अब आप कहोगे आर तो है, आर वेक्टर क्या होगा अभी बताता हूँ। आर वेक्टर हो जाएगा बेटा 0.5 जे कैप। आप समझ रहे होंगे 0.5 जे कैप। जे कैप क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इट इज अलोंग वाई एक्सिस, एलिमेंट वाज अलोंग एक्स एक्सिस, इसलिए डेल्टा एक्स आई कैप दे रखा था। तो मेरा आर वेक्टर 0.5 जे कैप हो गया। खैर मुझे उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है बस। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो magnetic field dB is equal to μ0/4 pi I dl sin theta upon r square। μ0/4 pi is 10⁻⁻7। μ0/4 pi is 10⁻⁻7। ठीक है, और I कितना है, I है 10। अगेन dl is 10⁻⁻2। sin theta is sin 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। आर इज 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके 10⁻⁻7, 10⁻⁻2 -9 हो गया इंटू 10⁻1। तो ये हो गया 10⁻8 इंटू 1 अपॉन 0.5 का स्क्वायर हो गया 0.25। तो पॉइंट गया बेटा तो ऊपर आ गया 100 और 25 4 जा 100। ठीक है, तो ये हो गया 4 × 10⁻⁻8 टेस्ला।
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड निकाल सर रहे हैं। माइनस दोबारा बोलो, हाँ दोबारा बोलो हर्ष। मैं कह रहा हूँ वो -9 नहीं होना चाहिए। नहीं, ये 10 भी तो है 10 ना, के पावर 10 की पावर -7, -2 -9 हो गया, और -9 + 1 10 की पावर -8, 0.5 का स्क्वायर 0.25 हो गया, तो पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 आ गया, तो 25 4 जा 100 हो गया। ठीक है, सर 4 × डीएल 10, भी तो मल्टीप्लाई नहीं डीएल 10 की पावर -2 है ना, लिख तो दिया डीएल की जगह 10 की पावर -2, सही तो ठीक है। है। हाँ, ये इसका आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट आप टॉपिक नोट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? बताइए, नयन, उत्कर्ष, ईशान, यस सर। क्लियर है? चलिए जी, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक नोट करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ ड्यू टू अ लॉन्ग ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इसका एक डायग्राम बनाइए, और डायग्राम को एक्सप्लेन मैं अभी करूंगा, पहले बनाते चले जाओ फटाफट। इतना बना लीजिए डायग्राम पहले। सर जो एल है वो ओ से क्यू तक है। ओ से क्यू तक है लेंथ, हाँ। ओ से क्यू तक वाली लेंथ एल है। लिखेंगे, कंसीडर अ स्ट्रेट करंट एक्स वाई कैरिंग करंट आई
consider a straight wire xy, straight wire xy carrying current I, second point लिखेंगे, we wish to find its magnetic field at the point P we wish to find its magnetic field at the point P whose perpendicular distance from the wire whose perpendicular distance from the wire is small a, PQ is equal to A, 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए यहाँ. नेक्स्ट पॉइंट, consider a small current element dl vector as shown फिर लिखें अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ comma the magnitude of the field dB vector the magnitude of the field dB vector due to the current element dl vector will be due to the current element dl vector will be ये हम जानते हैं कि dB is equal to mu naught upon 4 pi dl sin theta अपॉन r स्क्वायर होता है. इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब देखिएगा मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि हमें करना क्या है. यहाँ पर हमें एक ना लंबा वायर दे रखा है. वायर जो है वो x से लेकर y तक है. इसकी लेंथ तो इतनी है वायर की, लेकिन हम ये कहते हैं कि इसमें हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया dl. अब आप ये कहोगे सर छोटा सा कहाँ है, तो अच्छा खासा बड़ा है. वो दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा दिखाया है, तो इसीलिए समझने के लिए dl की एग्जैक्टली मिड पॉइंट जो पोजीशन है वहां से मैंने यहां पर कोई भी पॉइंट ले लिया XYZ, कोई भी पॉइंट P ले लिया. अब यहां इस एलिमेंट की वजह से मैं इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा. ठीक है, तो ये तो मेरा एलिमेंट हो गया dl, करंट मेरा I हो गया I dl वेक्टर. अब dl वेक्टर और ये r वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है वो थीटा हो गया एंगल. ठीक, वो करने के बाद में फिर मैं ये कहूंगा कि भाई वायर तो पूरा लंबा है ना x से लेकर y तक, हम तो इस पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं. तो वो कैसे करेंगे, हमने ये कहा कि उसको भी हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा. पहले एक छोटा सा टुकड़ा लूंगा और बाद में उसको इंटीग्रेट कर देंगे. पहले छोटे से टुकड़े की वजह से निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, बाद में उसको इंटीग्रेट कर देंगे. लिमिट्स क्या होंगी वो भी डिस्कस करेंगे अभी.
तो हमने ये कहा कि पॉइंट पी से आपने इस वायर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो पॉइंट पी से वायर के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो स्मॉल ए है। ये हमने मान लिया कि वो डिस्टेंस स्मॉल ए है, ठीक है। और ये जो एलिमेंट डीएल है, इसके और पॉइंट पी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आर वेक्टर है। अच्छा, जो ये पॉइंट ओ है, इस ये वाला जो हमारा पॉइंट ओ है, ये वाला पॉइंट ओ से और क्यू के बीच का, ओके, ये थोड़ा सा मेरे को ऐसे बनाना चाहिए था, शायद कंफ्यूजिंग होगा। पॉइंट ओ यहां पर है ना, यही पूछ रहे होगे शायद ऐश्वर्या। पॉइंट ओ और क्यू के बीच का जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल 90 डिग्री है ही, परपेंडिकुलर है, इस वाले एंगल को मैंने फाई मान लिया। यहां तक सबको क्लियर है, बताइए। यहां यस तक सर। सभी को क्लियर? मिलन, नयन, शिवांश, उत्कर्ष, वंशिका, Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? चलिए जी, Yes. इतना करने के बाद में अब मैं इसमें क्या करूंगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब मैं ये बात करता हूं कि इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, इन ट्राइंगल पी क्यू, जब मैं पी क्यू और ट्राइंगल की बात करता हूं, थीटा प्लस फाइव प्लस 90 डिग्री, थीटा प्लस फाइव प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 180 माइनस 90 हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 180 माइनस 90, 90, 90 माइनस फाइव। इट इम्प्लाइज दैट साइन थीटा, दोनों तरफ साइन ले लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव। अच्छा, 90 माइनस फाइव क्या होता है, साइन 90 माइनस फाइव हो जाता है कॉस फाइव। तो इसका मतलब ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाइव हो गया। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाइव, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम ये कहेंगे ऑल्सो cos phi is equal to a upon r, cos phi is equal to a upon r, r इसकी लेंथ है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos phi is equal to a upon r हो गया। तो यहां से r की वैल्यू निकालूंगा मैं, इट इंप्लाइज दैट r is equal to a upon cos phi, अपॉन में cos phi है तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा a sec phi। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3, r की वैल्यू हो गई a sec phi। अभी 1 मिनट में आप समझ जाओगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। बस 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट में सभी बच्चों को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम ये कहेंगे कि इसी ट्राइंगल में tan फाई की वैल्यू निकालो। tan फाई, तो tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो l अपॉन ए, l अपॉन ए। यहां से मैं l की वैल्यू निकालूंगा, l इज इक्वल टू हो गया a tan फाई। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to phi। तो ये हो गया बेटा dl बाई डी फाई इज इक्वल टू ए, तो कांस्टेंट है। अब मैं फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो जब फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो dl बाई डी फाई हो गया इस तरफ, और ये हो गया ए कांस्टेंट, और tan फाई का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर फाई, sec स्क्वायर फाई। तो dl क्या हो गया, dl हो गया a sec स्क्वायर फाई डी फाई। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। अब आप में से सभी बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को समझ में आ गया होगा ये हमने करा क्या है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जितने भी टर्म्स है ना इसमें देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो एक कांस्टेंट है, ठीक, उसको छोड़ो, उसके अलावा जो आई है, डीएल है, साइन थीटा है, इन सबको, और जो आई है हमारा करंट, वो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो करंट भी कांस्टेंट है। डीएल, मैंने डीएल को ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई यानी कि फाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया।
साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई, मैंने साइन थीटा को भी फाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, अपॉन में आर स्क्वायर है, मैंने आर को भी फाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि वेरिएबल जो है वो फाई होना चाहिए, ठीक है, मैं सब कुछ फाई वेरिएबल के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं वो समझिए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि यहां पर हमने ये कह दिया कि भाई इस छोटे से टुकड़े की वजह से निकाल रहे हो आप मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन निकालना तो पूरी वायर की वजह से है। हम कहेंगे हाँ पूरी वायर की वजह से निकालना है। तो आपको क्या करना है, आप ये जो x है इस x को इससे कनेक्ट कर दीजिए थ्रू अ डॉटेड लाइन P से। तो ये जो है ये एंगल बनेगा बेटा फाई 1। सिमिलरली जो आखिरी पॉइंट है वायर का उसको भी P से कनेक्ट कर दो, तो ये एंगल बन जाएगा आपका, ये वाला एंगल ये बन जाएगा बेटा फाई 2। फाई 1 और फाई 2 बोल दो इसको। यहां तक समझ गए कि नहीं बताइए। यस सर। ठीक है, मैंने फाई 1 और फाई 2 ले लिया इसको। और ऐसा मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैं इतने से टुकड़े का मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालना चाह रहा, मैं तो पूरी वायर का निकालना चाह रहा हूं। तो मैं जब फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो फाई तो हो गया सिर्फ इतने से टुकड़े का, लेकिन यहां से लेकर यहां तक जितने भी टुकड़े लाई करेंगे तो वो फाई 1 में सारे टुकड़े कवर हो जाएंगे। और ऐसे ही इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जितने भी छोटे 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 एलिमेंट्स लाई करेंगे सब फाई 2 में कवर हो जाएंगे। तो मेरी जो लिमिट है वो फाई 1 से फाई 2 तक हो जाएगी। ठीक है, फाई 1 से फाई 2 की जो ये पूरी रेंज है वो पूरी की पूरी रेंज में मेरे सारे के सारा ये जो एक्स वाई जो पूरी की पूरी लेंथ है ये कवर हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में एक होती है लोअर लिमिट एक अपर लिमिट। तो मेरी लोअर लिमिट फाई 1 है और अपर लिमिट मुझे कहां तक जाना है फाई 2 तक जाना है। समझ गए कि नहीं, समझ गए। Yes, yes. ठीक है, अब मैं इसमें नोट करूंगा कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 2 3 और 4 है, तो यहां हम कहेंगे पुट द वैल्यूज फ्रॉम 2 3 and 4 इन इक्वेशन 1। 2 3 और 4 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालो। चलिए जी, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई इज अ कांस्टेंट, डीएल कितना है, डीएल है ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, और साइन थीटा इज कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई गया, एक ए से एक ए गया। ठीक है, और ये मेरे पास हो जाएगा म्यू नॉट आई डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू ए। ठीक है, म्यू नॉट आई 4 पाई इंटू ए, क्या बचा इधर केवल कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई डी फाई हो गया। फिर ये कहेंगे टोटल फील्ड बी वेक्टर। अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे बेटा टोटल फील्ड टोटल फील्ड B at the point P due to the entire wire, at the point P due to the entire wire XY, पूरी वायर XY की वजह से टोटल फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है। is obtained by integrating the above equation, is obtained by integrating the above equation between the limits above equation between the limits, लिमिट्स लेंगे -फाई 1
2 प्लस का फाई 2 माइनस फाई 1 टू फाई 2। अब ये समझ लेना क्यों, क्योंकि बेटा ये जो रेफरेंस पॉइंट है, ये वाली लाइन है पी क्यू, इससे मैं नीचे की तरफ चल रहा हूँ, नीचे की तरफ चल रहा हूँ, तो नीचे की तरफ जाएंगे तो एंगल नेगेटिव माइनस फाई 1, और जब ऊपर की तरफ चलूंगा तो एंगल पॉजिटिव प्लस का फाई 2। तो माइनस फाई 1 मेरी बिल्कुल नीचे वाली लोअर लिमिट हो गई, और सबसे ऊपर वाली अपर लिमिट क्या हो गई, प्लस का फाई 2। इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा मैं इस तरफ कर रहा हूं, इसको मिटाकर यहां पर कर रहा हूं। ये होगा B इज इक्वल टू, जो टोटल फील्ड मेरे को निकालना है, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB, लिमिट होनी चाहिए माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 तक। तो इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 टू प्लस फाई 2, dB की वैल्यू डालिए बेटा। सर ये हमने माइनस क्यों लिया है? माइनस क्यों लिया, दोबारा बताता हूँ। देखो हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है, अगर मैं इससे ऊपर 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 ही बढ़ रहा होता तब तो मेरा सारा वैल्यू पॉजिटिव होता। यहां से नीचे की तरफ जब हम जाएंगे, जब नीचे की तरफ जाते हैं तो वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। तो ये हमारा जो लोअर लिमिट है वो इस वजह से, बिकॉज आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एंगल माइनस फाई 1 हो गया, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये एंगल प्लस का फाई 2 हो गया। समझ गए? एक तरफ हम नीचे जा रहे हैं तो एंगल जो है वो एंगल डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ मेरी डायरेक्शन फाई 1 के लिए मुझे यहाँ से पी क्यू से मेजर करना है, तो फाई 1 के लिए मेरी डायरेक्शन नीचे है, दैट्स व्हाई इट इज माइनस फाई 1, और फाई 2 के लिए मेरी डायरेक्शन ऊपर है, दैट्स व्हाई इट इज प्लस का फाई 2। क्लियर है? ओके सर। ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू कॉस फाई डी फाई। अब देखो बाकी सारी चीजें जो हैं वो तो कांस्टेंट हैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए को तो निकालो बाहर। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 से प्लस का फाई 2 और कॉस फाई डी फाई। आप खुद बता दीजिए कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस का इंटीग्रेशन Sin होता है का। साइन, साइन। ठीक है, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई, लोअर लिमिट माइनस फाई 1, अपर लिमिट प्लस का फाई 2, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, तो साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। बताइए जी, सबको क्लियर है कि नहीं? यस सबको क्लियर है? सर। ठीक है, समझ गए? चलिए जी, अब इसमें ना 2-3 स्पेशल केसेस हैं, बस वो और देख लीजिए, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 1 मिनट वेट करें बस, मैं इस तरफ ये मिटा रहा हूँ। देखें स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में फर्स्ट है, इफ द कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। केस 1, if the conductor xy is infinitely long, then phi 1 is equal to phi 2 is equal to 90 डिग्री। समझ जाइए, अगर एक्स वाई इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा
तो ये φ1 कितना होगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग, मतलब ये एक्स बहुत नीचे, कितना नीचे, बहुत ज्यादा, चलता जाएगा चलता जाएगा, ये एंगल φ1 बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इनफाइनाइट लेंथ कभी खत्म नहीं होती, तो इसका मतलब ये एंगल बढ़ता जाएगा। अल्टीमेटली अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब ये है कि एंगल उसके साथ बन ही नहीं पाएगा, एंगल उसके साथ बन ही नहीं पाएगा। तो हम ये कहेंगे कि एक तरह से ये पैरेलल लाइन हो गई, पैरेलल लाइन हो गई, तो ये एंगल जो है एक तरह से 90 डिग्री हो गया। ठीक है, आप जितना ज्यादा नीचे 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 बढ़ते जाओगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये धीरे 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 एंगल बढ़ता जाएगा। इनफाइनाइट लेंथ पर जाकर ये एंगल कहीं 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ये वाई है, इसको आप यहाँ बढ़ाओ तो एंगल बढ़कर थोड़ा ऐसे हो जाएगा, और बढ़ाओ तो एंगल बढ़कर थोड़ा और ऐसे हो जाएगा, बढ़ाते जाओ इन्फिनिटी तक, तो ये जो एंगल है ये बढ़कर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ की है, जिसकी लेंथ ही नहीं पता हमको कितनी है, बहुत ज्यादा लेंथ है, तो हमारे दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। उस केस में बी कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 1 होता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो इससे ये कट जाएगा, 2 हो गया, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये समझ में आ गया बेटा पहला केस, बताइए। यस ये सर। सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद देखिए सर हाँ बोलो। तो 4 पाई ए कहाँ से, पाई ए कैसे आ गया नीचे? ये है ना म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ये था, और साइन फाई टू, तो नहीं, शुरू से कैसे? समझ गए, चलिए ठीक है। केस नंबर 2 देखिएगा, केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 है, if xy is infinitely long, if xy is infinitely long but xy is infinitely long but p lies near the end, p lies near the end y, lies near the end y, और ब्रैकेट में लिख दीजिए x, तो φ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड φ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री, φ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब ये देखिए ये क्या है, हमने ये कहा कि अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन क्या है कि ये जो पॉइंट P है ना, ये पॉइंट या तो Y पॉइंट के नजदीक लाई कर रहा है या फिर X के नजदीक लाई कर रहा है। तो अगर ये Y के नजदीक लाई कर रहा है तो Y का P के साथ में तो कोई एंगल बनेगा ही नहीं, तो वो तो हो गया 0 डिग्री। और इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो उस पॉइंट का X के साथ में एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। समझ गए कि नहीं? अगर कोई पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट के बिल्कुल बगल में ही है, बिल्कुल बाजू में ही है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एंगल तो कुछ बनेगा ही नहीं ना, तो इस वजह से वो एंगल हो गया 0 डिग्री। ये मैंने ये कहा कि अगर पॉइंट P को उठाकर बिल्कुल Y के नजदीक में बिठा दिया जाए तो फिर Y के साथ इसका एंगल क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, 0 डिग्री। लेकिन है तो इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो X के साथ तो 90 डिग्री ही बनेगा। बताओ, अरे समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। क्लियर है? यस सर। यस ठीक है, सर। अब ये जो केसेस हैं इससे क्या समझ में आएगा कि B कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और साइन φ2 यानी कि साइन 0 डिग्री प्लस साइन φ1, साइन φ1 कितना है 90 डिग्री, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ये सेकंड केस था। एक थर्ड केस भी है, सर और कितने केसेस हैं? 3 केसेस, 2 तो ये हो गए, एक तीसरा और है। तो केस 3 देखिएगा,
केस 3 है, केस 3 है, इफ द कंडक्टर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ L, finite length capital L and the point capital P lies on the point capital P lies on the perpendicular bisector of xy, then phi1 is equal to phi2 is equal to phi। क्या है कि अगर जो कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ अगर फिक्स दे रखा है कि फाइनाइट लेंथ है, अब इनफाइनाइट लेंथ नहीं है, अब कंडक्टर की लेंथ तो फाइनाइट है, कैपिटल एल है, और जो हमारा पॉइंट पी है, पॉइंट पी लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये ऐसे हो गया एक तरह से कि कंडक्टर की जो लेंथ है वो तो कैपिटल एल हो गई, एक्स वाई की लेंथ तो हो गई कैपिटल एल, और जो पॉइंट पी है वो एक्स वाई के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है। मतलब ये वाली लेंथ जो है ये भी L/2, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा, और ये भी L/2। तो जब इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बाई सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये भी फाई और ये भी फाई। RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग जाएगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो ये भी फाई और ये भी फाई। ठीक है, इसकी लेंथ टोटल L है, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा, 90 डिग्री पर इस लाइन को आधे आधे में डिवाइड कर देगा। बताइए इतना क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो मैं यहां से अगर साइन फाई की वैल्यू निकालूं, यहां से अगर साइन फाई की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, साइन फाई बताइएगा मेरे को क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अच्छा ये लेंथ कितनी है, ये तो स्मॉल ए है, ये वाली लेंथ कितनी है, स्मॉल ए, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट L²/4 प्लस ए स्क्वायर। ये समझ गए कि नहीं? साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज L/2 अपॉन अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो L²/4 प्लस ए स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो साइन फाई इज इक्वल टू L/2 अंडर रूट L² प्लस 4a² अपॉन 4, तो L/2 अपॉन अंडर रूट L² प्लस 4a², और अपॉन में ये जो 4 है इसको अंडर रूट के बाहर निकाल लो, ये 2 हो गया, तो ऊपर वाले का डिनोमिनेटर भी 2 है और नीचे वाले का डिनोमिनेटर भी 2 है, तो ये कट गया। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं बेटा कि साइन फाई की वैल्यू कितनी हो गई, L अपॉन अंडर रूट L² प्लस 4a²। ये थर्ड केस इंपॉर्टेंट है, बताइए समझ गए यहां तक, साइन फाई समझ गए? यस सर। ठीक है, अभी ये साइन फाई हो गया, तो मुझे क्या करना है, जो फॉर्मूला डिराइव करा था उसमें वैल्यू डाल देनी है बस। तो केस 1 और केस 2 ये तो इनफाइनाइट लेंथ वाले हो गए। ठीक, इसका एक का आ रहा है b इज इक्वल टू μ0I अपॉन 2πa। ठीक है, जब इनफाइनाइट लेंथ था और दोनों के एंगल 90 डिग्री बन रहे थे। केस 2 था तो b की वैल्यू हो गई μ0I अपॉन 4πa, जब इनफाइनाइट लेंथ था लेकिन एक पॉइंट p जो है वो y के नजदीक था। ठीक, लेकिन जो केस 3 है, केस 3 सबसे अलग है। तो इसमें हमारा क्या है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है पॉइंट p। तो इस केस में देखिएगा b क्या हो जाएगा,
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई वन फाई टू प्लस साइन फाई वन, तो यहाँ पर तो साइन फाई है दोनों, फाई वन फाई टू दोनों फाई के इक्वल है, तो साइन फाई प्लस साइन फाई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये हो गया 2 साइन फाई, 2 टू ज़ा 4, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और साइन फाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि जो अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग केसेस में एमसीक्यू बनाकर वो पूछ सकते हैं कि जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा पॉइंट पी, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रेट वायर के केस में जब एक पॉइंट के, जब एक्स और वाई किसी एक पॉइंट के नजदीक लाई करेगा हमारा पॉइंट पी, तो तब क्या होगा, जब इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो तब क्या होगा। बताइए जी, समझ में आ गया सभी को तीनों केसेस? यस सर। ठीक यस है, सर। चलिए जी, अब Yes, sir. आगे का कल शाम को करते हैं 4:30 बजे। ठीक है, थैंक यू